ये इनसाइट का सिक्योर का जून महीने का पार्ट 2 है। हम लोगों ने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है इंटरनेशनल रिलेशन का। ये छठा क्वेश्चन है जो कि है इंडिया चाइना मैरीटाइम कैपेबिलिटी पे, कि डिस्कस करना है कि क्या रियलिस्टिक गोल है और फ्यूचरिस्टिक विजन विद इट्स राइट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि जो दोनों का गोल है एज अ मैरीटाइम गोल इन एशियन स्ट्रेटेजिक स्फीयर, उस पर हम लोग को लिखना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों राइवल पावर है। दोनों का एक तरह से इकोनॉमिक और साथ साथ मैरीटाइम नेवल और मिलिट्री कंपटीशन होता रहता है। तो चाइना ने रिसेंटली ओवरटेक कर लिया यूएसए को इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम स्ट्रेंथ। यूएस नेवी से ज़्यादा उसके पास अभी शिप्स हैं, वो ज़्यादा उसके पास मर्चेंट नेवी, कोस्ट गार्ड और फिशिंग फ्लीट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओशन जो स्फीयर है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है दोनों नेशन के लिए। दोनों नेशन अपना सुप्रीमेसी लाना चाहते हैं एशिया में। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया भी अपना इकोनॉमिक मिलिट्री स्फीयर में अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, क्योंकि जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ेगा वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और आइलैंड इंसर्कलमेंट और डेप्थ ट्रैप के थ्रू इंडिया को के चारों तरफ सारे तरफ से कवर करने की कोशिश करेगा। चाइना ऑलरेडी एक्टिव है इंडो पैसिफिक में, वो इंडियन ओशन में भी अपना दबदबा करना चाहता है, वो चाहे श्रीलंका के थ्रू हो या बांग्लादेश के थ्रू हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाए। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सागरमाला जो उनका उसका इनिशिएटिव है, या IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके थ्रू और साथ में जो आइलैंड नेशन है उनके साथ पार्टनरशिप करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन अभी वो चाइना से बहुत पीछे है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी सेक्शन में आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के सेल्फ सफिशेंसी में। नेवीज़, मैरीटाइम और इंडियन ओशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एनालाइज करना है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डायलेमा पोस्ट कश्मीर स्पेशल स्टेटस, मतलब कि जब एब्रोगेट किया गया कश्मीर का स्टेटस, उसके बाद जो पाकिस्तान का डायलेमा था उसके ऊपर हमको लिखना है। जैसा आपको पता है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है। उसने आर्टिकल 370 को चेंज करके अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है फ़िलहाल के लिए। तो इन सब का पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था इस पे लिखना है, और क्या इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान ने, और क्या डायनामिक्स है पॉलिसीज़ का, ये सब आपको बॉडी में डालना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे असर पड़ेगा। तो पहले बायलैटरल रिलेशन का कहा जाए तो इस्लामाबाद ने डाउनग्रेड कर दिया डिप्लोमेटिक मिशन दिल्ली का। इससे होगा कि इसके बाद इंडिया को पाकिस्तान ने कहा कि अपना विड्रॉ कर लेना एनवॉय पाकिस्तान को। तो इसके अलावा और मतलब कि एनवॉय और एम्बेसडर के बेस लेवल पे कुछ वैसा डायलॉग नहीं हुआ। दूसरा है ट्रेड के इशू पे, तो पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया था बायलैटरल ट्रेड, दिखाने के लिए कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली का मूव। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड है बहुत लो है। हालांकि ये हर्ट करेगा पाकिस्तान, क्योंकि जो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 65% कॉटन उसका इंडिया से ही जाता है। कल्चरली कहें तो पाकिस्तान ने बैन किया कल्चरल एक्सचेंजेस, मतलब बॉलीवुड मूवीज़, तो इससे थोड़ा बहुत बॉलीवुड के अर्निंग पे असर करेगा। ट्रैवल जो है जैसे देखो कल्चरली अगर देखें तो दोनों जैसे बॉलीवुड बैन हो गया, उसी तरह ट्रैवल में देखें तो समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम और सिख फैमिली दोनों साइड थी उन पर इम्पैक्ट पड़ा। इस्लामाबाद ने यहाँ तक कह दिया कि जो एयर स्पेस है वो पार्सली क्लोज हो जाएगा कुछ। तो इससे क्या हुआ कि एयरलाइन कॉस्ट बढ़ गया इस रूट पे जो चलता था। फिर टेररिज्म, मतलब कि पाकिस्तान ने कहा कि पुलवामा लाइक अटैक वापस हम करेंगे, और साथ में वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और रेडिकलाइजेशन का कोशिश किया। तो इससे क्या हुआ कि वैली में वॉलेटाइल सिचुएशन हो गया था, और साथ में बॉर्डर पे भी क्रॉस बॉर्डर सेलिंग और सीज़ फायर वायलेशन चल रहा था, पाकिस्तान कर रहा था। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को समझना होगा कि उसके बाद
न्यू डायनामिक्स जब जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, एक तरफ तो अफ़गानिस्तान से यूएस निकल रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तान का रोल इस केस में बढ़ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि यूएस को अभी यूएस से दुश्मनी ले, यूएस को एलिनेट करे, क्योंकि जो नया जो स्पेस आ रहा है यूएस चाइना रिलेशन का, उसमें वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो दिखे कि वो यूएस को एलिनेट कर रहा है। तो उसको एक तरफ तो जो न्यू चाइना यूएस का जो डायनामिक्स आ रहा है उसको हैंडल करना है, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को भी हैंडल करना है। वो पहले तो है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है। उसका जो जीडीपी है 300 बिलियन के आसपास है, जो कि 10 गुना छोटा है इंडिया से। दूसरा कि उसका जो ऑब्सेशन है विद कश्मीर, ठीक है, वो कश्मीर हर टॉपिक पे उसको कश्मीर ही याद आता है, और जो ये उसके लिए जो एक ऑटोनॉमी है उसके अगेंस्ट जाता है। फिर तीसरा कि पाकिस्तान को रीओरिएंटेशन चाहिए जियोपॉलिटिक्स सेक्शन में भी, इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि ये जो परमानेंट वॉर विद नेबर जैसे इंडिया जैसे देश के साथ, तो ये शांति के लिए अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम है कि वो रिलीजन को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करता है। ये इससे क्या होता है, खुद उसके देश में रेडिकलिज्म बढ़ता है, जैसे कि बलूचिस्तान में देखा गया है। हाउएवर दीज फोर्सेस हैव एक्वायर्ड अ लाइफ ऑफ देयर ओन, मतलब कि जो पाकिस्तान में आप देखोगे मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है, चाहे वो एक तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक तरफ मिलिट्री हो, और दूसरी तरफ रिलीजियस गुरुज हो, ठीक है, जो तो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या क्या हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि लिया गया है सक्सेसफुली। देखो पहले जो भी एग्रीमेंट्स हुए वो मोस्टली किसी स्ट्राइव या वार का नतीजा था। बस एक ही एक्सेप्शन है, वो है जॉइंट कमीशन, ठीक है। तो क्या क्या वैसे ट्रीटी है, तो पहला है लियाकत नेहरू पैक्ट ऑफ 1951, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, तीसरा है ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ 1966, रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट है 1969 का, शिमला अकॉर्ड है 1972, और सलाई डैम एग्रीमेंट है 1978 का, ठीक है। तो इसी तरह इंडिया और चाइना के लिए दोनों के लिए अच्छा है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया जाए। देखो जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट कि कहाँ तक आप एग्री करते हो कि तालिबान से इंडिया को इंगेज करना चाहिए इन अफ़गानिस्तान। देखो किसी भी देश के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वही हाल इंडिया का है। ऐसे तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और वो चाहता है अफ़गान लेड और अफ़गान ओन्ड प्रोसेस, लेकिन जिस तरह से यूएस अब निकल चुका है अफ़गानिस्तान से, और अब तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे न्यूज़ में सुनने को आ रहा है, तो उस केस में हमें ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है कि एक न्यूट्रल वे से तालिबान के साथ इंगेज करें। नहीं तो फिर तालिबान को यूज़ किया जा सकता है इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर के एरिया में, ठीक है। तो इसलिए इसी एंगल से इस आंसर को आपको देना पड़ेगा। देखो बहुत दिन तक इंडिया रेडी नहीं था तालिबान के साथ इंगेज करने को, लेकिन जो अब नया सिचुएशन है, मतलब कि इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया के साथ ट्रांजिट और कनेक्टिविटी, जो कि अफ़गानिस्तान या तो ईरान से जाता है। साथ में दूसरा फैक्टर है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रबल रिलेशनशिप है और वो जिस तरह अफ़गानिस्तान को यूज़ कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। तीसरा है कि ग्रोइंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और उसका जो लिंकेज है अफ़गानिस्तान के साथ। और इसी एंगल से अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। बहुत दिन तक तो न्यू दिल्ली तैयार ही नहीं था तालिबान से इंगेज करने के लिए। इनफैक्ट जो तालिबान का रेजिम था 96-2001 का, उसमें इंडिया रेडी नहीं था, उसने इंगेज ही नहीं किया तालिबान से। तो लेकिन जो उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान वहाँ पे बहुत ग्रो कर गया, पाकिस्तान और उसका इम्पैक्ट और उसका ISI लिंकेज, ठीक है। तो वो कश्मीर सेंट्रिक आउटफिट या ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट इंडिया को फेस करना पड़ा उस कारण से। देखो जो खांधार का हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट IC-1814, वो फिर तालिबान के कारण उसमें परेशानी आई थी। बहुत बार मतलब इंडिया ने थ्रू आउट एंटी तालिबान फोर्स को सपोर्ट किया है, जो लेकिन अब रिसेंटली देखा गया है कि एक ज़रूरत हो रही है कि तालिबान से इंगेज किया जाए। तो इसके क्या क्या रीज़न है। पहला तो है कि
यूएसए का जिस तरह से रोल डिक्रीज़ हो रहा है, वो निकल रहा है अफ़गानिस्तान से और वो एक तरह से पुल आउट कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो उसके बाद ज़रूरी है कि हम तालिबान से इंगेज करें। उस स्पेस को वैक्यूम को छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, मतलब कि अफ़गान गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जिस तरह से अटैक हो रहे हैं और फाइट चल रहा है और जिस तरह से कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो उस केस में हमको दोनों अफ़गान गवर्नमेंट एज वेल एज़ तालिबान से कांटेक्ट रखना जरूरी है। और तीसरा है कि इंक्रीजिंग तालिबान अटैक, जैसे मैंने कहा कि गजनी को ले लिया, फिर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो अब ख़त्म हो गया है, वायलेंस बढ़ रहा है, फिर डेथ कैजुअलिटीज़ ये सब बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है कि देखो नेक्स्ट फैक्टर है पाकिस्तान का। अब जैसे जैसे यूएस बाहर जाएगा, ठीक है, वो और ज़्यादा अपने आर्मी को पुल आउट करेगा, तो वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी उसका बढ़ेगा कि जो भी एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो भी सॉल्यूशन है वो बेसिकली जो मल्टी प्लेयर्स है इस रीजन में उनके साथ मिल के होगा, मतलब कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, रसिया भी इन्वॉल्व है, ईरान, चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, ये सब इन्वॉल्व है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो सब मिल के पीस लाएँ अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट फैक्टर है ईरान फैक्टर। अब देखिए यूएस जो है वो एंटी ईरान है, तो इसलिए इंडिया जो चाबार पोर्ट है वहाँ पे उसके लिए मुश्किल खड़ी हो रही है इंडिया के लिए, जो अभी तक कंप्लीट मतलब कि उस पर वर्क कर रहा है। तो यूएस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट ईरान, जो कि चाबार पोर्ट मुश्किल करेगा इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और ईरान भी इन्वॉल्व है अफ़गानिस्तान में, तो इस कारण से इंडिया टोटली वैक्यूम नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इंडियन इंटरेस्ट अगर इंडिया छोड़ दिया, ठीक है, टोटली, तो ऑफकोर्स इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट होगा। साथ में ये भी है कि तालिबान भी रियलाइज़ कर रहा है कि इंडिया कितना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि टोटली जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है इंडिया का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंडिया भी तालिबान के साथ इंगेज करे। देखो वे फॉरवर्ड में यही होगा कि क्लोज बायलैटरल कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। पीस कीपिंग में इंडिया का भी एक्टिव रोल होना चाहिए, और इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया, वो उसका सॉफ्ट पावर स्ट्रॉन्ग है इस रिगार्ड में। तो वो जैसे टेली कम्युनिकेशन, एडुकेशन, कम्युनिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में थ्रू आउट हेल्प कर सकता है। और साथ में इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व विद एनी अदर नेशन, उसको अपना ओन खुद का रीजनल स्ट्रेटजी बना के रखना चाहिए और उस अपने अनुसार, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करना चाहिए। साथ में एक और काम जो इंडिया कर सकता है वो है कि जो सार्क अभी तक इनएक्टिव था उसको स्ट्रेंथन किया जाए, रिवाइव किया जाए और फिर से जो सार्क कॉन्फ्रेंसेस है वो स्टार्ट हो। नेक्स्ट है कि टायर 2 डिप्लोमेसी, मतलब कि जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो, उनको उनके साथ मिलके करना चाहिए, ताकि एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ हम अफ़गानिस्तान पे काम करें। मतलब टायर 2 मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और नॉन ऑफिशियल लेवल पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको नॉन ऑफिशियल लेवल पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि ऑफिशियल लेवल पे। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो कंटिन्यू करना चाहिए, उनको कंप्लीट करना चाहिए टाइमली। और जो लास्ट 2 पॉइंट है कि SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेल्प के थ्रू जो टेररिज्म बढ़ है अफ़गानिस्तान में, SCO में देखो चाइना भी है, रसिया भी है, तो और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, तो उसके थ्रू अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट काम करने का। और ऑफ कोर्स इंडिया हमेशा चाहेगा कि अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल्ड प्रोसेस हो अफ़गानिस्तान में। तो ये आपका हो गया इंडिया अफ़गानिस्तान इन टर्म्स ऑफ तालिबान के ऊपर आंसर आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और उस पर होगा, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडिया का जो इंडोर्समेंट है G7 ऑफ द G7 ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट विल गिव द वर्ल्ड अ लार्ज से इन ह्यूमन राइट वायलेशन इन द कंट्री, डू यू एग्री? इस पर लिखना है। तो पहले G7 को समझिए। ये जो G7 इसने ये जो
वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द एडवांस नेशन माना जाता है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम था ओपन सोसाइटीज़, जो कि आपका वापस सेंट्रलाइज करते हैं और हाईलाइट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी जो है उसकी सेफ गार्ड होनी चाहिए, साथ में लोगों को फियर ऑपरेशन के डर से नहीं रहना चाहिए। जो बैकग्राउंड है G7 ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट का, चलिए बैकग्राउंड में समझते हैं कि ये है क्या ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट। बोरिस जॉनसन ने इसको डेमोक्रेसी 11 भी कहा। तो इसमें आपका आता है पहला ह्यूमन राइट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। दूसरा है डेमोक्रेसी, मतलब कि हर सिटीजन को राइट है टू वोट इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट टू असेंबल है और ऑर्गेनाइज है पीसफुली। तीसरा है सोशल इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन या फुल इंजॉयमेंट ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जुडिशल सिस्टम जो है उसमें कोई करप्शन या कोर्सन का जगह नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मल्टीलैटरल सिस्टम, जिसमें ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। और इस डॉक्यूमेंट में सिविक स्पेस और पार्टनरशिप विद डाइवर्स इंडिपेंडेंस एंड प्लुरलिस्टिक सिविल सोसाइटी को भी हाईलाइट किया गया। तो ये बेसिकली आपका ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी इससे रिलेट करता है। अब बात है इंडिया की। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेनली टारगेट किया गया अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑन चाइना एंड रसिया, लेकिन इंडिया का भी अंडर स्क्रूटनी आ गया, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह इंटरनेट को रोक दिया था जम्मू कश्मीर में, और जो उनका न्यू आईटी रूल्स है वो चाहे ट्विटर रिलेटेड हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि का रिलेटेड जो ग्लोबल कंसर्न है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड। फिर तीसरा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट पड़ा है सोशल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट में, मतलब कि सेफ साइबर एनवायरनमेंट जो कि अभी थोड़ा मिसिंग है इंडिया में, वो है तीसरा। नेक्स्ट है कि इंटरनेट शटडाउन, मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली हम लोग सुनते हैं कि इंटरनेट हैज़ बिन शट डाउन इन दिस एरिया ड्यू टू दिस रीज़न और दैट रीज़न, तो वो भी इस डॉक्यूमेंट के एक तरह से अगेंस्ट है। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं, जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो सच इंटरनेट शटडाउन से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट यही कहती है कि इट्स बेसिकली फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट पीपल, बट अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट इंटरनेट शटडाउन इन्फ्रिंजेस अ पर्सनस राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली यही था इस G7 का जो ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आप यही सब लिखोगे कि इट रिलेट्स टू ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, फिर उसके बाद सोशल इंक्लूजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, ये सब आप पॉइंट्स इसमें डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं और साथ में क्या रोल G7 हम प्ले कर सकता है। तो इससे पहले भी हम लोग G7 रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के G7 रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे कि देखो जो G7 समिट है ये रिसेंटली हुआ और इसमें डिटरमाइन कहा गया कि इससे जो ग्लोबलाइजेशन का शेप है वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये जो जियोपॉलिटिकल अभी जो सिनेरियो है उसमें एक तरह से देखा गया है कि एक कोल्ड वॉर सिनेरियो है जिसमें चाइना है सेंटर में। ठीक है, और जो G7 है उसने हाईलाइट किया कि दे नीडेड टू कन्विंस द वर्ल्ड कि मतलब कि बेसिकली इसमें 3 एंगल से बात हुआ है। एक तो आपका जो मार्केट और स्टेट का रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड, दूसरा कि इंडिया नहीं, मतलब बेसिकली चाइना का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो ग्लोबलाइजेशन का इन जनरल शेप होगा, तीनों पे बात हुई। G7 समिट में ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बैक सीट ले लिया है और उसके जगह हम लोग देख रहे हैं स्लोबलाइजेशन। तो US बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्ड यूज़ किया स्लोबलाइजेशन। पहला चैलेंजेस एसोसिएटेड क्या क्या ग्लोबलाइजेशन से, तो पहला तो कोविड-19 पैंडमिक, दूसरा कि वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है वायरस के कारण, और जिसके कारण ग्लोबल ट्रेड हो या लोगों का फ्लो हो वो कम हो गया है। तीसरा है कि बॉर्डर क्लोजर हो रहा है,
चौथा है कि चाइना का जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और जो उसका एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है वो पूरे वर्ल्ड के शांति के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है कि यूएस चाइना जो ट्रेड वार और या राइवलरी जो चल रहा है वो एक तरह से कोल्ड वार के तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि एक नया कोल्ड वार बढ़ रहा है। जो लास्ट पॉइंट इस बारे में है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और चाहे वो आप कनाडा का हीट वेव देख लो या ऑस्ट्रेलियन बुश फायर देख लो या यूरोपियन फ्लड्स देख लो, तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग फैक्टर। तो रोल क्या है G7 का कि इस चैलेंज को मीट करने में? तो जो बेसिकली एक ज़रूरत है कि कॉर्नवाल कॉन्सेंसस की, जो कि डिस्प्लेस करेगा वाशिंगटन कंसेंसस की। यहाँ पे हाईलाइट किया कि जो भी ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसको रोकना चाहिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है चाइना के साथ उसको कम करना चाहिए, और हम लोग को वापस एक फ्री फ्लोइंग वर्ल्ड की तरफ, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ मूव करना चाहिए। हम लोग को जो क्लाइमेट चेंज फिनांस है या एमिशन कंट्रोल है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सब पॉइंट्स इसमें रखे गए, तो इसी को आप डाल सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। और फिर इसी के साथ आप कंक्लूड करेंगे कि G7 ने सही से दिखाया कि वो एक लीडरशिप पोजीशन लेना चाहता है विथ न्यू प्रिंसिपल रेजिलियंस, और जो इंक्लूड करेगा इंक्लूजन, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशंस का भी इंटरेस्ट सर्व करेगा।